Welcome. Ram Ram. This is Neeta from Neeta Naturals. तेरी दुनिया तने मुबारक यार तो चाले. ये है हमारे आज के आर्टिस्ट. He is the artist I'm bringing you. Can you guess the name? जी हाँ, Gajendra Phogat from my home state of Haryana. I am bringing him to you so we can all know his story of strength. How does he celebrate his beauty within? Neeta Natural is a wellness brand. We talk about holistic approach to health. We talk about until our emotions are digested, our body cannot be healthy. Our skin shows whatever is happening in our digestion system, growing, and keep finding your story of strength. So every time I bring an artist, a mentor, a life coach, an entrepreneur to you, so we learn together how do they celebrate their beauty within. Friends, a very popular, world-renowned Haryanvi artist, singer, songwriter, and a very humble human being, Gajendra Phogat. Just wait for a few seconds. He's gonna be online with us soon. Sir Ram Ram. Ram Ram ji, Neeta ji. Welcome to Story of Strength. धन्यवाद. Thank you so much for your time. I know you are busy. I know you're a very busy person as an artist. It's very hard to find a balance between work life and family life. And then उस बीच में हम जैसे लोग आते हैं आपका टाइम लेने के लिए. तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे अपना कीमती वक्त दिया and we're gonna have fun in Story of Strength. Not at all. It's my pleasure to be with you and मुझे लगता है कि जब किसी को समय ना देना हो तो समय ही बहाना बनता है और वरना तो 24 घंटे बहुत है आदमी के लिए. जी जी बिल्कुल सही बात है every time. So Gajendra ji, as my story of strength, when I invite entrepreneurs, artists, and life coaches, I ask them, how do you get your strength, and where do you get it from? What is your story of strength? My strength is music. My strength is spirituality, spiritual thoughts. From last 10 to 15 years, I'm in touch with Osho, and my basic strength is music, dance, acting, and all this creativity, basically. And I think अगर हम strength की बात करें तो मेरे ख्याल से इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस कि हम अपनी जीवन की यात्रा में अपने स्ट्रेंथ खोजते भी रहते हैं और बदलते भी रहते हैं. कई बार हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे फादर हैं, कई बार हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे हस्बैंड हैं, कई बार हमें लगता है कि बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं, बहुत अच्छे गायक हैं, कई बार हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे इंसान, लेकिन एकदम से कुछ ऐसा होता है तब हमें लगता है नहीं यार, तू नहीं था, तू नहीं था, तू अभी पहुंचा ही नहीं है, तू तू अभी अभी है यार, कुछ है. फिर हम दोबारा अपने आप को पॉलिश करना, फर्निश करने पे लग जाते हैं और ये एक अनंत यात्रा है स्ट्रेंथ तक पहुंचने की. मुझे ऐसा लगता है कि जब आदमी सारी तरह की बीमारियों से, मानसिक बीमारियां जिन्हें हम बोलते हैं, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईगो, कंपैरिजन और बहुत सारे ऐसे द्वेषों से, बहुत सारे ऐसी मानसिक बीमारियों से स्वतंत्र हो जाता है तो उसकी स्ट्रेंथ आनी शुरू हो जाती है. वो परमात्मा तोड़ता है कि उसका खुद का अहंकार मुझे नहीं पता, बट आप करते करते या तो वो एनलाइटन हो जाता है या फिर वो मर ही जाता है, उसे पता लगता नहीं. तो आपके लिए आपकी स्टोरी ऑफ स्ट्रेंथ एक जर्नी है जो कि सिर्फ जर्नी है, सिर्फ एक यात्रा है. उस यात्रा में कभी कुछ स्ट्रेंथ लगता है, कभी कुछ स्ट्रेंथ लगता है. मतलब आप ये लगा लीजिए कि आप लॉस एंजलिस घूमने गए हैं और ब्रिटनी स्पीयर्स आपको हेलो बोल दे और या वो ये कह दे कि आई नो यू, यू आर नीता नेचुरल आयुर्वेदा, आई हैव रेड अबाउट यू इन अ मैगजीन और ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म. तो आपको क्या लगेगा कि आप आपकी स्ट्रेंथ है आपका आयुर्वेदिक का जो काम आप कर रहे हो. और आप अपने ही ओरेगन के खेत में जाओ और लोग आपको ना पहचाने, आप कहें कि मेरा एक आयुर्वेदा सेंटर. अच्छा अच्छा, वो क्या होता है जी? मैं इसमें ये काम करती हूँ, नेचुरल्स उत्पादन
करती हूँ, स्किन केयर के लिए बहुत काम करती हूँ। अच्छा अच्छा, स्किन से क्या होता है जी? उससे उसका क्या है? स्किन आप नहाओ तो आप आपकी स्किन ग्लो हो जाएगी। स्किन तो क्या है जी, खाने पीने पे करो। आपको लगा यार ये क्या हो रहा है? ब्रिटनी स्पीयर्स मुझे रिकॉग्नाइज कर रही थी कुछ दिन पहले एलए में, और आज मेरे खेत के आसपास के एरिया में जहां मैं रहती हूँ इतने साल से, और मेरे प्रोडक्ट यहाँ से डेली अप जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, वही लोग मुझे जानते हैं। तो आपका एकदम से वो स्ट्रेंथ का भ्रम टूट जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो स्ट्रेंथ है वो एक जीवन यात्रा है, जहां बार बार आपको ठोकरें लगती रहेंगी, लेकिन जितनी ठोकरें लगेंगी और जितनी बार आपका भ्रम टूटेगा, वो आपको स्ट्रोंग ही करता जाएगा, कमजोर नहीं। लगेगा कि एट मोमेंट हम कमजोर हुए, लेकिन नहीं। आइंस्टीन ने 270 बार एक्सपेरिमेंट किया एक ही खोज के लिए, और उसका जो असिस्टेंट था वो भाग गया। भागते उसने कहा कि आप जिंदगी भर कुछ नहीं कर सकते, 270 बार आप फेल हो गए। उसने कहा नहीं, 270 बार में फेल नहीं हुआ, 270 बार मुझे 271वां 272वां रास्ता पता चलता गया। जब पहली बार फेल हुआ तो दूसरा रास्ता पता चला। तो ये एक रास्तों की खोज है, और जब एग्जैक्ट रास्ता आएगा तो वी विल गेट अवर रियल स्ट्रेंथ। जी वो बिल्कुल। महात्मा बुद्ध को 23 साल में मिल गई, वो ओशो को 29 साल में मिल गई, वो महावीर को 34 साल में मिल गई, वो विवेकानंद को 36 साल में मिल गई। तो वो सबकी अपनी अपनी उम्र का एक फेज है। आदि गुरु शंकराचार्य को 6 साल के बच्चे ने ही चोट दे दी थी, और हम ब्रह्मास्मि कह के उसने सिद्ध कर दिया था कि मैं 6 साल का ही अपनी स्ट्रेंथ को जानता हूँ। सो ये एक जीवन यात्रा है, और इस यात्रा में जब जो आपको 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 ठेस लगेगी आपकी स्ट्रेंथ को, और आप कमजोर फील करोगे, तो समझ जाना कि अभी आपका और स्ट्रोंग होना बचा है। बच्चा। बस मेरी तो यात्रा ही मेरी स्ट्रेंथ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो गजेंद्र जी, आप what's your childhood like? I'm sure viewer would like to know ki where you were born, how was your childhood, and how did you become the person that you are today? What was your childhood like? वैसे तो क्या है कि मैं आज भी डिस्कस कर रहा था मेरे मित्रों के साथ। तो मैं उनसे यही पूछ रहा था कि मेरे अंदर का बच्चा मरा तो नहीं है, जरा पहचान करते रहा करो। तो उन्होंने कहा कि उसके लिए तू करता क्या? तो मैंने कहा मैं पूरे दिन में कोई ना कोई एक ऐसा फुलिश बेवकूफाना काम करता हूँ कि लोगों को लगे कि इसका बचकानापन या बच्चापन या इसकी बेवकूफियां। तो ये मैं तो अब भी बच्चा ही अपने आप को महसूस करता हूँ। लेकिन बात करें कि आपकी आपकी उम्र की, तो हाँ ऑब्वियसली जब मैं छोटा था 8-10 साल का, तो मैं मोस्ट नोटोरियस बच्चा रहा। मुझे कभी किताबें सुहाई नहीं, और मैं सबसे ज्यादा इसी बात के लिए पिटा हूं कि मैं खिड़की से झांकता रहता था। तो और वो मैं क्यों झांकता था वो मुझे अभी कुछ साल पहले ओशो ने बताया। ओशो ने बताया कि जब वो छोटे से थे, तो 5th क्लास में, तो उनके टीचर ने उन्हें इस बात के लिए पनिशमेंट देने की कोशिश की कि वो खिड़की से देख रहे थे। उन्होंने कहा तू खिड़की से बाहर क्यों देख रहा है, मैं तेरे को डंडा मारूंगा। तो ओशो ने कहा कि डंडा मारने से पहले आप मेरी बातों का उत्तर दीजिए। पहली बात तो ये कि खिड़की बनाई किस लिए? देखने के लिए ना, नहीं तो यहाँ पे भी आप दीवार बना सकते थे। दूसरा, आप यहाँ पे एक बहुत ही बोरिंग काम पढ़ा रहे हो, मैथमेटिक्स, और खिड़की के बाहर इतनी अच्छी हवा चल रही है, पेड़ पर तोते बैठे हैं, चिड़िया बैठी है, और वो इतने अच्छे चहचहा रहे हैं, फल लगे हुए हैं, पत्तों का रिदम मुझे सुनाई दे रहा है। बाहर का मनमोहक दृश्य ना देख के मैं इस सड़ियल मैथ को देखूंगा? मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर मैं बचपन में स्कूल में बहुत ज्यादा पिटा, तो वो खिड़की से बाहर देखने के लिए ही पिटा, या ब्लैक बोर्ड पे कंसंट्रेट ना करने के लिए पिटा। बाकी तो मेरा बचपन जो है वो अ, पठन पाठन यानी कि जो अ, पाठ्यक्रम की पुस्तकें थी, सिलेबस बुक्स, आई नेवर रेड सिलेबस बुक्स। इंस्टेड ऑफ दैट I started reading Maya magazine, Sarita magazine, and newspaper, and no doubt comics and all novels. So I started reading novels at at the age of 9 or 10. सो और मेरे को जासूसी नावल पढ़ना बहुत पसंद था, तो शुरू से ही मेरा पढ़ने में इंटरेस्ट था। एंड मुझे 1987 में ओशो जब जिंदा थे ओरेगन में थे, और उनपे मुकदमा शुरू हो गया था माशीला के और उनके ऊपर, तब पहली बार मैंने ओशो को पढ़ा था और मैं अट्रैक्ट हो गया था, और तब से अब तक ओशो को पढ़ता आ रहा हूँ। सो रीडिंग मेरी किताबों के साथ मेरी दोस्ती रही, और किताबें भी सिलेबस की नहीं, सिलेबस से बाहर की किताबें,
पढ़ना मेरा शौक रहा। और नो डाउट उस शौक में मेरे पापा का बहुत बड़ा योगदान था। मेरे पापा जो है ना नियमित ग्राहक थे, मंथली सब्सक्रिप्शन ले रखा था उन्होंने मैगजीन्स का, और वो घर पे आती थी। पापा को टाइम बेशक मिलता हो ना मिलता हो, बट मैं जरूर पढ़ता था, और उन्हीं किताबों के साथ मैं बड़ा हुआ हूँ। दोस्त मेरे बहुत कम रहे हैं शुरू से ही, क्योंकि मैं शुरू से ही बहुत चूजी रहा हूँ दोस्तों के मामले में। और मैंने अपनी ऊर्जा को दोस्तों में व्यर्थ करने की बजाय, मैं व्यर्थ शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, हो सकता है कोई मेरा दोस्त नाराज हो जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि दोस्तों में एनर्जी ज्यादा डालने की बजाय अगर मैं पेड़ों के साथ डालूंगा, या जो हमारे पड़ोस में एक कुतिया थी जो हर साल बच्चे देती थी, तो उसके उसके बच्चे उनको खिलाना पिलाना और उन्हें बड़ा करने की जिम्मेदारी मेरी होती थी। और हमारे घर के पीछे जंगल था, मैं टोहाना में पला बड़ा हूँ, अच्छा। पंजाब की सीमा पे है। तो उस जंगल में घूमना, कच्चे अमरूद तोड़ना, या चिड़िया के जो घोंसले हैं उनमें देखना कि उनके उनके जो चिकले बोलते थे हम उन्हें, बच्चे हैं, वो अंडे उनके टूट गए हैं या नहीं, उन अंडों को सहेज के ठीक से रखना, बारिश आई है तो उनपे थोड़ा सा सपोर्ट लगा देना, इसमें मेरा सारा बचपन बीता है। हम्म। हम्म। आपने स्कूलिंग एजुकेशन कहाँ तक करी? स्कूलिंग मेरी +2 तक रही, कॉन्वेंट से पढ़ा हूं मैं। आई स्टडी इन शंभुदयाल मॉडल हाई स्कूल सोनीपत, और मैंने +2 मेडिकल साइड से किया। अच्छा तो जी। आई वांटेड टू बी डॉक्टर इन माय प्रीवियस लाइफ, बट आई डिडंट सक्सीड जी। मैंने एआईपीएमटी का एग्जाम भी दिया, बट मैं फेल अच्छा। हो गया। और तो अब बड़े शान से मैं कह सकता हूँ कि इट इज बेटर टू बी ए गुड सिंगर रादर देन ए बैड डॉक्टर, क्योंकि वहां तो मैं, यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगी कि व्हाई यू वुड बी अ बैड डॉक्टर, व्हाई? देखिए अगर मैं डॉक्टर बनता, और क्योंकि मुझे बनना सिंगर था, मेरी नियति सिंगर की थी, अच्छा। और अगर मैं एआईपीएमटी मेरा एंट्रेंस हो जाता, तो ऑब्वियसली मैं मरीजों के साथ अन्याय करता, क्योंकि ज्यादा तो मेरा दिमाग रहता कि शाम की क्लास लेनी गिटार की, या मुझे गाने जाना। मेरे कितने ऐसे डॉक्टर दोस्त हैं, कितने ऐसे डॉक्टर सीनियर्स हैं जिन्होंने डॉक्टरी प्रोफेशन छोड़ दिया है। कोई पत्रकारिता कर रहा है इंडिया में, कोई कोई सिंगिंग में है, पलाश भाई है, पलाश सेन। बीइंग ए डॉक्टर वो कोई मरीज तो ना देखते हैं, वो तो बीमार होते हैं तो भी किसी और डॉक्टर से दवाई लेने जाते हैं। वो तो भूल ही गए पीसीएम कॉम्बिनेशन में दवाइयां कितनी आती हैं। अब तो वो खुद ही बस गिटार पे कंपोजिशन करते रहते हैं, और उन्होंने अपना बैंड बना रखा है। सो मुझे लगता है कि अगर मैं डॉक्टर होता, तो भी मैं एक बहुत बैड डॉक्टर होता। तो एक एक बुरे डॉक्टर से तो एक अच्छा सिंगर बनना ठीक है। वहां तो मैं अपने मरीजों का भविष्य भी साथ खराब कर रहा होता, यहाँ तो मैं सिर्फ अपना अपना कर रहा हूँ। आई डाउट दैट। तो आप, आपका जो गाना है बहू काले की, या आपका जो जी। रिसेंट जो आपका वीडियो आया है कि याद त चाले, बहुत पॉपुलर हुआ है। बहू काले की तो पे 335 मिलियन जो है व्यूज मैंने देखे इस पे। मिलियन व्यू है, नॉट 335, 500 समथिंग मिलियन व्यू। दैट्स 530, 53 करोड़। जी जी जी। कि हरियाणा को आपने वर्ल्ड में एक ऐसी जगह दिला दी है कि हम शान से कह सकते हैं कि हाँ, पहले हम सोचते अरे हरियाणा के लोग तो मजाक उड़ाएंगे, अब कहते हैं हाँ हम यहाँ हरियाणा के हैं। तो आपने एक ऐसा मकाम हमारे लिए तैयार कर दिया है कि एक आम आदमी भी सोच, एक प्राउड ले सकता है हरियाणवी होने में। तो आप, आपकी ये जो जर्नी है, जब आपने आपका पहला सॉन्ग गाया, व्हेन यू रिलीज योर फर्स्ट सॉन्ग, व्हाट वाज द फीडबैक? देखिए पहली रिकॉर्डिंग तो मैं 94 में 94 5 में की थी, बट मेरी पहली कमर्शियल एल्बम 97 में आई थी। हेलो अंगूरी उसका नाम था, मेरा और सरिता चौधरी के सॉन्ग्स थे। और पहली बार हरियाणा में पॉप एल्बम वो रिलीज हमने की थी, उसमें मैंने रैप भी गाए थे। तो मेरे पापा सरिता चौधरी को बहुत सुनते थे, और मैंने जब बड़ी शान से सरिता चौधरी और मेरा फोटो उस पे लगा हुआ था उस एल्बम पे, मैंने कहा पापा देखो मेरी पहली एल्बम आई है। तो उन्होंने उस एल्बम को देख के उन्होंने ऐसे फेंक दिया। उन्होंने कहा कि ये हमारा काम नहीं है बेटा। he was an engineer in government department, he was in public works department, पीडब्ल्यूडी में थे वो, एसडीओ। बट बहुत अच्छे सिंगर भी थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं उन्हें लगता था कि मेरा बेटा इसमें भविष्य नहीं बना पाएगा, और उसके लिए वो ठीक नहीं है। तो उन्होंने मुझे बिल्कुल प्रोत्साहित नहीं किया। 97। 97 में जी। आपने शुरुआत करी भजन गायकी से,
you sang. So where was that out of devotion? Are you भोले जी के भक्त हैं आप? क्योंकि आप ओशो को पढ़ते हैं, यू नो स्पिरिचुअलिटी में है, तो ये जो भजन सिंगिंग था, वाज इट अ प्लेटफॉर्म फॉर यू टू मूव टू सेकंड प्लेटफॉर्म, और वाज इट समथिंग दैट यू वांटेड टू डू इन द बिगिनिंग? इट वॉज नॉट अ प्लान्ड वर्क। मुझे जो मिलता गया मैं गाता गया। मुझे भजन मिले, मैंने भजन गा दिए। मुझे कमर्शियल गीत मिले, मैंने कमर्शियल गीत गा दिए। ड्यूट, सोलो सब गाता रहा मैं। तो इट वॉज नॉट अ प्लानिंग के आई शुड हैव started as a bhajan singer, then I will shift it to pop singer, then I went for a journey of rap and all. No, it was not a planned स्ट्रक्चर, बट हाँ ये था कि गाना है, बस गाना है। वो कुछ भी मिले, बस काम मिले, चाहे पैसा मिले ना मिले, बस मंच मिले, स्टेज पे गाना है, रिकॉर्डिंग में गाना है, महफिल में गाना है, काम मिलता रहे, बस करता रहूं। सिर्फ ये प्लानिंग था। तो शुरू में भजन मिला तो भजन गाया, फिर तुरंत पानी आख्या की एल्बम आ गई, तो ऑब्वियसली वो बड़ा हिट हुआ गाना, यो पानी आख्या का बिन बात तो आया ना। और दरअसल शायर का एक शेर है कि फिर से आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, हमसे बेहतर गाने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। जीवन यात्रा है इसमें। मैंने कहां से शुरू करके और मैं कहां तक पहुंच गया, या मेरे से पहले मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर जैसे महनीय गायक कहां से शुरू करके कहां तक पहुंचे हैं, ये उन सबकी अपनी अपनी जीवन यात्राएं हैं। सबने कहीं ना कहीं से शुरू किया और कहीं ना कहीं तक पहुंचे। पर मुझे ऐसा लगता है कि पूरी यात्रा में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर है तो वो है हमारे अंदर का सुकून और खुशी। अगर हम अपनी सुकून और खुशी के लिए जब तक गाते हैं, तब तक तो ये यात्रा बहुत सुखद रहती है। जैसे ही हम इस यात्रा में ईर्ष्या, द्वेष, कंपटीशन, कहीं पहुंचने की दौड़, भाग सभी रहे, दो पहुंच कोई नहीं रहा है, उस यात्रा में जब शामिल हो जाते हैं तो ये भी एक स्ट्रेस हमारे लिए समस्या बन जाती है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जब भी आपको ये गायकी सुकून देना बंद कर दे, आप इस गायकी को छोड़ ही दो। जी जी बिल्कुल। मैंने आप बड़े हैं आज, मैं जानना चाहूंगी कि बॉलीवुड में क्या सोचते हैं आप जाने के लिए? बॉलीवुड की मेरी बहुत यात्राएं रही हैं। मेरा माता का ईमेल सॉन्ग बहुत हिट हुआ। एमटीवी, वीटीवी ने उसको पूरा 1 डेढ़ महीना तक और लगभग 12 एफएम चैनल्स ने उसको प्रसारित किया। कल रात माता का मुझे ईमेल आया है। अरशद वारसी पे वो सॉन्ग गया था। जी सुभाष कपूर जिन्होंने जोली एलएलबी फिल्म बनाई थी, TLM, yes. उनकी नेक्स्ट फिल्म थी गुड्डू रंगीला। तो बॉलीवुड की बड़े बजट की 40-50 करोड़ की फिल्म थी, उसमें वो सॉन्ग, टाइटल सॉन्ग आया था और सभी लगभग 40 टीवी चैनल्स पे वो 2 महीने तक चला था। तो बिग बॉस के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ था और हमारी कुछ टर्म एंड कंडीशन मैच नहीं हो पाई, तो वहां नहीं जा पाया मैं। इसके अलावा मैं सूर्य पंचोली के साथ एक फिल्म में जो है लाइनअप हूँ, और वो बॉक्सर हवा सिंह सांगवान पे फिल्म बन रही है, तो उसके लिए भी अभी काम चल रहा है। तो बाकी और भी 1-2 प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें अभी हमारा एडिटिंग चल रहा है। जो एक फिल्म आई है किसी से ना कहना, जिसमें आप शाहिद कपूर की माँ के साथ मेरा कैरेक्टर देखेंगे। नीलिमा की मेरी 2 फिल्में और भी लाइनअप हो रही हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो जी जब गजेंद्र फोगाट सुबह सो के उठता है, व्हाट इज द जी। फर्स्ट थिंग कम्स टू योर माइंड? देखिए, मैं पहली बात तो आपकी बात, आई वुड लाइक टू करेक्ट योर लाइन। मैं सुबह सो के नहीं उठता, मैं दोपहर को सो के उठता हूँ। मैं रात को 3-4 बजे सोता हूँ और मैं 12 बजे उठता हूँ, तब तक दोपहर हो इट्स चुकी होती है। तो आप ये बोलो कि वेरी कॉमन फॉर आर्टिस्ट, वेरी कॉमन फॉर आर्टिस्ट। हाँ, जी 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 जी। तो एक्चुअली हम फकीरों से जो चाहे वो दुआ ले जाए, फिर खुदा जाने कहाँ हमको हवा ले जाए। रात भर दिल के कवाड़ों को खुला रखता हूँ, जाने कब आके वो हमको ना बुला ले जाए। और हम तो कुछ देने के काबिल ही कहाँ है, लेकिन हाँ कोई चाहे तो हमें जीने की अदा ले जाए। तो हमसे तो कोई जीने की अदा ले सकता है। हम लोगों का कोई कोई सेट शेड्यूल नहीं होता। हम लोग तैरने की बजाय बहना पसंद करते हैं, और हम किधर बह जाए ये भी पता नहीं होता। सो लेट उठता हूँ, और उठते ही मेरे माइंड में सबसे पहले यही ख्याल आता है कि आज नाश्ते में क्या क्या बना। तो आप भूखे उठते हैं, भूखे उठते हैं। आपकी शादी कब हुई, और आपकी जो पत्नी है, क्या आपको उनको कभी आपके करियर से कभी कोई दिक्कत हुई, या आप लोगों के बीच में कभी कुछ इस बात को लेके समझदारी ना समझदारी कुछ ऐसे हुई? शादी तो मेरी 17 साल पहले हुई। और मेरी वाइफ, क्योंकि हमारी लव मैरिज है, तो मेरी वाइफ को पहले से ही पता था कि मैं सिंगर हूँ अच्छा अच्छा। और मैं ये काम करता हूँ।
तो मेरा सारा जो प्रोडक्शन है वो मेरी वाइफ ही संभालती है। तो मुझे कौन सी ड्रेस पहननी है, किस स्टेज शो में कैसा मेरा ड्रेसअप रहना चाहिए, मेकअप रहना चाहिए, या किस शूट में मुझे किस तरह का ड्रेस पहनना है, ट्रैवलिंग में मुझे क्या पहनना चाहिए, मैं ऑफिस जा रहा हूँ तो फॉर्मल्स में क्या सिलेक्ट हो, वो मेरी वाइफ ही सिलेक्ट करती है सारा। मैं तो बहुत इस मामले में बच्चा हूँ, बच्चा क्या हूँ, गधा हूँ मैं, मुझे नहीं पता है, बल्कि वही सारा संभालती है। मेरी वाइफ ने मुझे संवारा है बेसिकली, अगर वो ना होती तो मैं बिखर जाता। जी जी, तो मेरे पति भी उसी यही ने, करते हैं। जी इसका मतलब वो भी झूठे हैं। सुन रहे हैं दोनों, इधर से भी उधर से भी सुन रहे हैं ना मैडम, आप सुन रही हैं? और देखिए, पूरे हमारे इंग्लैंड में जितने हरियाणा के भाई बहन हैं, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, सभी इस इंटरव्यू जी को वॉच करेंगे। तो बी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू से, और जी। कहाँ से कौन सी बात कहाँ आ जाए तो आपको वो फेस करनी पड़ेगी, मैं जवाबदारी नहीं लूंगी देखिए उसकी। इस बारे में आई एम नॉट टू मच टेंस, बिकॉज जहां भी मेरे शोज हुए हैं, चाहे वो दुबई हुआ है, जर्मनी, इंग्लैंड, लंदन, या अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया, वहां वहां मेरी वाइफ मेरे साथ ही रही है, बल्कि मैं उसके साथ रहा हूँ। तो आई वॉज विद हर। तो उसी की डायरेक्शन में सब हुआ है। अगर उन्होंने कहा कि अब जहाज से उतरना है, मैं तभी उतरा हूँ, वरना ऐसा नहीं है कि बैठा रहे अड़े, आ जाइए। हाँ हाँ। तो जितने भी अब्रॉड में हमारे भाई बहन रहते हैं, उन सबको पता है कि मुझे मेरी वाइफ ही लीड करती है, और उनके कहने से ही मैं चलता हूँ। तो आप एक लाइव एग्जाम्पल हैं जो कि कहता है कि जो अगर वुमेन की बात माने वो आदमी संवर जाता है। ऐसा नहीं है कि पहले कहते थे ओ ये तो वुमेन के पीछे पीछे भागता है, क्या बोलते थे ना कि वो आ, राड का गुलाम है। जी 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 बिल्कुल। तो आपने उसको गलत साबित कर दिया, क्योंकि आज आप जिस मुकाम पे हैं वो मैडम की गाइडेंस की वजह से है। तो ये हमारे हरियाणा के आदमियों के लिए एक वो है कि अपने औरत की बात सुनो, वो आपको निखारने का दम रखती है। ये में कोई नहीं हो सकता, मतलब एक भाई से भी ज्यादा बड़ा सपोर्ट होगा अगर वो मित्र हो जाए तो, और अगर वो शत्रु हो जाए तो फिर उससे बड़ी कोई दुश्मन भी नहीं हो सकती। जी जी बिल्कुल। तो इसलिए जब हम उसे स्पेस देंगे, जब हम उसका रेस्पेक्ट करेंगे, और उसे उसकी गलतियों के साथ स्वीकार करेंगे, जैसे कि वो हमारी गलतियों के साथ हमें स्वीकार करती है, एक रेसिप्रोकल ही तो संबंध बनाना है। वो भी तो अपना घर छोड़ के आई है। जैसे मेरा कई बार झगड़ा हो जाए मेरी वाइफ से, तो एक बार मैंने कहा कि मैं कहा तू देख, तू शुक्र मान के, मतलब मैं मैं तेरे को जो है ना, बिना देखे मैंने मैंने तेरे से शादी कर ली। तो मेरी वाइफ ने कहा कि तू मेरा शुक्र मान, तू देख के भी ना नाटा। तो ये तो हमारा परस्पर एक दूसरे का ना कोऑर्डिनेशन ही है, और मुझे लगता है कि अब ये बढ़ रहा है। वो पुराना टाइम था जब बूढ़े बूढ़ी सारे अनलड़े जाया करते, माँ बाप जो है ना उन एक का, और एक बात बताऊं, वो लड़ने में जो उनका जो केमिस्ट्री था वो प्यार ही था। बेसिकली प्रेम और नफरत, ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, ये एक ही फूड चेन का हिस्सा है। जी तो जब प्रेम अपनी प्रकाष्ठा पे होता है तो वो नफरत में तब्दील तब्दील हो जाता है। मतलब आप जिससे सर्वाधिक प्रेम करते हैं, उससे ही सर्वाधिक नफरत होने की संभावना आपके जीवन में रहती है। तो एज फार एज मी एंड माय वाइफ रिलेशन इज कंसर्न, हम दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं। और बस हमारा ये है कि हम लड़ते हैं तो हम 24 घंटे, हम रात नहीं होने देते, मतलब रात को हम सोएंगे तो हम सुलह करके सोएंगे, ये हमारा रूल होता है। हम रात को पूरी जाने नहीं देते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत ही अच्छा जी। एक आपने एक शिक्षा दी है हमारे दंपतियों के लिए, आने वाली दंपतियों के लिए, नव दंपतियों के लिए, कि आपकी जो पत्नी है वो आपकी बेस्ट फ्रेंड है। अगर आप उसे स्पेस देंगे ग्रो करने का, उसको उसकी गलतियों के साथ स्वीकार करेंगे, क्योंकि वो भी आपको आपकी गलतियों के साथ स्वीकार करती है। बहुत बढ़िया। आप वो लगते ही संघर्ष बहुत करती है। वो आप ये देखिए ना कि परमात्मा और प्रकृति के बाद एक महिला ही है जो क्रिएट कर सकती है, मतलब जो जन्म दे सकती है। जी परमात्मा सारी प्रकृति को जन्म देता है, जी जो हमने देखा नहीं है। प्रकृति, फूल पत्ते पेड़ से लेके जल आकाश तक, तो ये सब प्रकृति है। प्रकृति जन्म देती है। रात को एक पेड़ आपको बिना पत्ते के मिलेगा, अगले दिन कोपले फूटेंगी, उससे अगले दिन हो सकता है कि कोई उसके ऊपर फ्रूट लगे, फिर फ्रूट पकेगा, फिर वो बीज बनेगा। तो ये प्रकृति, वो हम देखते हैं। परमात्मा हमने देखा नहीं है, हमने प्रकृति देखी है कि प्रकृति क्रिएट कर सकती है, वो जन्म दे सकती है। और उसके अलावा एक महिला ही है जो जन्म दे सकती है। दे सकती और है। इसीलिए जो पुरुष समाज है वो महिलाओं से बहुत चिढ़ता है। ये जितना पुरुष समाज है,
वो इसलिए महिलाओं से ईर्ष्या रखता है कि वो जन्म नहीं दे सकता। ये जो क्वालिटी है वो महिला की पुरुष से बिल्कुल वखरी और अलग क्वालिटी है, जो पुरुष में हो ही नहीं सकती, इसलिए पुरुष महिलाओं से मतलब जो जन्म दे सकती है। जी परमात्मा सारी प्रकृति को जन्म देता है, जी जो हमने देखा नहीं है। प्रकृति फूल, पत्ते, पेड़ से लेके जल, आकाश तक, तो ये सब प्रकृति है। प्रकृति जन्म देती है। रात को एक पेड़ आपको बिना पत्ते के मिलेगा, अगले दिन कोपले फूटेंगी, उससे अगले दिन हो सकता है कि कोई उसके ऊपर फ्रूट लगे, फिर फ्रूट पकेगा, फिर वो बीज बनेगा। तो ये प्रकृति, वो हम देखते हैं। परमात्मा हमने देखा नहीं है, हमने प्रकृति देखी है कि प्रकृति क्रिएट कर सकती है, वो जन्म दे सकती है। और उसके अलावा एक महिला ही है जो जन्म दे सकती है। दे सकती और है। इसीलिए जो पुरुष समाज है वो महिलाओं से बहुत चिढ़ता है। ये जितना पुरुष समाज है वो इसलिए महिलाओं से ईर्ष्या रखता है कि वो जन्म नहीं दे सकता। ये जो क्वालिटी है वो महिला की पुरुष से बिल्कुल वखरी और अलग क्वालिटी है। महिला पैदा ही श्रेष्ठ हुई है, बट उसको ये पता नहीं है। महिला के पास जो सिक्स सेंस है वो पुरुषों से ज्यादा अच्छी है। जी महिला को पुरुष से बात करते ही पता लग जाएगा कि वो आपके बारे में क्या सोच रहा है। महिला की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, महिला की जिम्नास्टिक आप देखो पुरुष से ज्यादा अच्छी है। महिलाएं फ्लेक्सिबल ज्यादा है। महिलाओं का टेम्परामेंट पुरुषों से अच्छा है। महिलाओं का संयम, महिलाओं का धैर्य, महिलाओं का नेचर, सोफेस्टिकेशन, आपके अंदर जो पावर्स हैं, वात्सल्यता, करुणा, दया, ममता, प्रेम, पोषण, ये तो पुरुषों में है ही नहीं। पर आप लोग उसको भूल के पुरुषों के कंपटीशन में लगे हुए हो, वो गलत है, वो बेकार है। ये सेम वैसे ही हो गया जैसे कि आपको आभास हो कि आपके पैरों के नीचे जो जमीन है उसमें खजाना दबा है, लेकिन आप किसी पहाड़ की चोटी पे खजाना होने की अपेक्षा में बार बार पहाड़ को चढ़ते और गिर रहे हो। खोद के देखो, आपका खजाना आपके पैरों के नीचे है। बहुत बढ़िया बात कही आपने, बहुत गहरी बात कह दी एक्चुअली। और ये सभी वुमेन के लिए, मैन के लिए एक मैसेज है, सिर्फ हरियाणा वालों के लिए नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के मैन एंड वुमेन के लिए मैसेज है कि मैन और वुमेन एक दूसरे के पूरक हैं। देयर इज नो बिल्कुल। कॉम्पिटिशन। अकेले आदमी कितने लोग हैं जिन्होंने आत्महत्याएं की? आत्महत्या से मुझे आपका वो याद है, मैं आपका वीडियो देख रही थी जिसमें आप दो लड़कियों को गाना सिखा रहे हैं, कह रहे हैं और नीचे, फिर वो सोफे पे नीचे बैठ जाती है, क्या और नीचे, फिर वो फिर वो जमीन पे लेट जाओ। वो कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? वो हम कॉमिक वीडियो बनाते रहते हैं। वो लड़कियां जो है वो इंडिया गॉट टैलेंट की फाइनलिस्ट है बेसिकली। ओके वीरांगना एंड जेडी ग्रुप है वो, और ओके वो मेरे साथ बहुत सालों से जुड़ा हुआ है। वो सब बच्चे बहुत टैलेंटेड है, और वो जितना भी ग्रुप है उसमें जितनी भी लड़कियां या बच्चे डांस करते हैं वो सब रेडी वालों के, फड़ी वालों के, दुकानदारों के, गरीबों के बच्चे हैं। तो मैं उन्हें शोज में ले जाता रहता हूँ। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने उन्हें 1 लाख रुपए एक शो में दिए भी थे। तो वो सब बच्चे बहुत, उनके साथ में ऐसी वीडियोस और भी आती रहेंगी। रोहतक में सेक्टर 2 में। रहता जी जी बिल्कुल। बहुत बढ़िया। तो गजेंद्र जी, मैं आपसे बात करना चाहूंगी थोड़ा जैविक खेती की, क्योंकि जो हरियाणा है वो हमारा जाना जाता है एक कृषि प्रधान स्टेट, कृषि प्रधान राज्य। तो आप क्या सोचते हैं, जो हमारे जो किसान भाई हैं, वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, और जैसे कि ये बाहर की कंपनीज आती हैं और उसमें ढेर सारा हमारी मिट्टी में जो है केमिकल पोर करके और चली जाती हैं टाटा बाय बाय करके, और ये हमारे जो किसान हैं वो आत्महत्याएं करते रहते हैं, फिर वो उसी जमीन को वापस से वो जैविक में बदलने की कोशिश करते हैं, ऑर्गेनिक में बदलने की कोशिश। तो इट हैज बीन अ प्रोसेस, मैं जानना चाहूंगी। देखिए क्या है कि हरियाणा का किसान बहुत समृद्ध है इन कंपैरिजन टू बिहार एंड मध्य प्रदेश और राजस्थान। और हरियाणा किसान हर साल 1 एकड़ से 1.5 से 2 लाख रुपए कमाते हैं। ठीक है। और 1.5 से 2 लाख रुपए अगर वो सालाना कमाता है, तो इसका मतलब कि वो लगभग 20,000 रुपए पर मंथ कमा रहा है। इट इज मोर देन एनफ फॉर अ फैमिली इन इंडिया। और साथ में उसका दूध घी फ्री आ रहा है। तो हरियाणा में किसान आत्महत्याएं नहीं कर रहा है। कोई रेयर बात हो गई, कोई घर में झगड़ा हो गया उसके कारण, या फिर कोई बहुत कर्ज में है इसके कारण, या फिर कोई और समस्या हो गई। इवन जो हमारे खेत का श्री था उसने आत्महत्या की 4 साल पहले। अब वो किसान की आत्महत्या में अगर आप काउंट करोगे तो फिर मैं विरोध करूंगा। उसने आत्महत्या इसलिए की कि गांव की एक महिला ने उस पे, उसके चरित्र पे लांछन लगा दिया था। तो जो पंचायत हुई उसमें उससे माफी मांगनी पड़ी,
और इससे शोभित होके वो उसने मेरे खेत में जो शीशम का पेड़ था उस पे लटक के आत्महत्या कर ली। अब अगर मैं ये कहूं कि मेरे सिर ने इसलिए आत्महत्या की कि वो किसान था, उसको समस्या थी, समस्या कोई नहीं थी जनाब, उसका व्यक्तिगत मैटर था। तो हरियाणा में किसान समृद्ध है। दूसरी बात, बाहर से अभी कोई नहीं आया है। हमारे यहाँ का किसान ही बहुत तेज है, अपने खेतों में खूब यूरिया डालता है और खूब फसल लेता है। 70-70 मन गेहूं लिए है, एक साल में 3 फसलें ले लेता है। और यूरिया भी डालता है, पेस्टिसाइड भी डालता है, गेहूं उगाता है। और दुख की बात यह है कि उस गेहूं को वो खुद नहीं खाता, जी मंडी में बेचता है। जी खुद जी के बच्चों के लिए तो एमपी से गेहूं मंगाता है। जी जी। तो उसमें आप क्या तो कहना हमारा चाहेंगे? किसान क्या तो बहुत आप, सियाना है। हाँ, तो क्या आप उनको मोटिवेट नहीं करना चाहेंगे कि वो इतना सारा यूरिया ना डालें? देखिए क्या है कि ये सब शुरू हुआ 1965 से, जी जब 65 की लड़ाई में विदेश से गेहूं आना बंद हो गया। बाहर के 3 जो है गेहूं का अकाल पड़ा, तो सोमवार का व्रत रखने के लिए भी उन्होंने कहा और सब लोगों ने एक समय का खाना छोड़ दिया था। जी और तब से, लेकिन उस टाइम यूरिया नहीं था, एनपीए था। बेसिकली जो जमीन होती है उसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन, इनकी कमी को पूरा करने के लिए एनपीए दिया जाता है। जी एनपीए का जो कट्टा होता है वो इतना नुकसानदायक नहीं है, वो बल्कि वो नुकसानदायक है ही नहीं। लेकिन जो खाद है ना, जो यूरिया है, वो बाहर की कंपनियां आई। और सच तो ये है, उन्होंने किसानों को प्रलोभन देने के लिए और यूरिया के वशीभूत और यूरिया का गुलाम करने के लिए गांव गांव में फ्री में यूरिया का छिड़काव करके लोगों को दिखाया कि देखो तुम्हारी पैदावार 30 से सीधा 50 मन तक हो गई। उन्होंने यूरिया का लोभ दिया किसान को। किसान बेचारा भोला है। हमारे तो छोटराम कहते थे, भोले किसान दो बात मान ले दुश्मन, वो ले बोलना सीकर दुश्मन ने पहचान ले। भोला किसान उनकी बातों में आ गया। यूरिया की कंपनियां बाहर की थी, विदेशी कंपनियां थी। पहले फ्री में दिया, जैसे कि अफीम का नशा दिया जाता है, हेरोइन, चरस का नशा युवाओं को दिया जाता है कि ले फ्री में लगा ले सुट्टा। जब मजा आने लगे तब पैसा मांगने लग जाते हैं। ऐसे ही अपने किसान को किया गया। फिर जब यूरिया की मजबूरी हो गई, तो उसके बाद आया कीटनाशक, कि भैया टिड्डी आ गई, कीड़े आ गए, 40 मन की का किला था 30 मन का रह गया, तो अब इस पे कीटनाशक छिड़को। तो वो कीटनाशक आ गया। और अब हालत ये हो गई है कि एक शोध ये आया है कि 2025 तक भारत में 80% से ज्यादा लोग कैंसर से पीड़ित होंगे। अभी मैं जहां से आया हूं, मैंने आपको बताया था कि मैं यात्रा में था। मैं जी रोहतक के महम के पास एक सीसर गांव से आया हूं। सीसर खास एक गांव है, जहां पे मेरे एक मित्र ने 5 एकड़ जमीन पे, उनकी पुश्तैनी जमीन है, उस पे ऑर्गेनिक खेती शुरू कर रखी है। जी मैं ऑर्गेनिक गन्ना चूस के आया हूँ। मैं फेसबुक पे उसका फोटो भी डालूंगा। और उन्होंने 40 तरह के ऑर्गेनिक फ्रूट लगाए हैं, जिसमें कोई भी खाद उन्होंने नहीं डाला है। हाँ, उन्होंने यूरिया की जगह गाय के और भैंस के गोबर का खाद उन्होंने डाला है। जी जी। क्योंकि आपको नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी तो पूरी करनी है ना करनी। जमीन की। और हमारे यहाँ की जमीन बेसिकली धान की जमीन नहीं है। आज से 20 साल पहले कोई यहाँ पे धान नहीं उगाता था। धान तो बेसिकली पश्चिम बंगाल में उगाया जाता था। और जमीन को खराब करना हो तो धान उगाया जाता है, मैं आपको बता दूं। जी। पूरी वैसे दुनिया में मैं, जहां भी धान उगाया जाता है। मेरी पैदाइश मध्य जी प्रदेश की है और वहां पे बहुत धान होता है, धान, चने, सोयाबीन बहुत ज्यादा होती है। जी जी। देखिए, धान आप धान की जमीन ही नहीं है ये हरियाणा की। जिस जमीन पे पानी ज्यादा खड़ा होता है वो धान की वो जमीन होती है। यहाँ पे पानी था ही नहीं। जी यहाँ पे पानी खड़ा कहाँ होता था। हमारे यहाँ तो सूखे इलाके ज्यादा रहे, दक्षिणी हरियाणा तो सारा ही सूखा रहा है, चढ़ा होता था यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे भी आप आज जाके देखो, दक्षिणी हरियाणा में सारे में धान उगा हुआ है। मैं अपने गांव का एग्जांपल देता हूँ। इस वर्ष मेरा गांव मलिकपुर है, तो मेरे गांव के आसपास के जितने भी 5 गांव हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि जमीन खराब हो रही है, धान नहीं बोएंगे। जमीनें खराब हो चुकी हैं। तो धान मेरे ख्याल से बहुत ही गंदा काम है। और सरकार तो अब लोगों को पैसे दे रही है, अब कि आप धान ना उगाओगे तो हम साल के इतने पैसे आपके अकाउंट में डाल देंगे। सो मैं ऑर्गेनिक खेती पे आ रहा हूँ। और अभी जो मेरे फ्रेंड ने शुरू किया है, वो 5 एकड़ में सीसर में शुरू किया है। एक मेरा दोस्त है, वो बजाना गांव से है। वैसे वो प्रोफेसर है, संदीप उनका नाम है। तो बजाना गांव में उन्होंने 2 एकड़ में ऑर्गेनिक चेरी और अमरूद लगाए हैं। 2 किले से 12 लाख रुपए कमाते हैं वो साल में। और बाकी किसान 2 एकड़ से 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए कमाते हैं। तो 12 लाख और 4 लाख में तो बहुत 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 अंतर बहुत हो गया ना। बहुत फर्क हो गया। जी जी बिल्कुल। तो कितना भी बेकार राड़ा हो,
अगर पॉलिथीन पैक करके उस पर लिख दिया जाए ऑर्गेनिक गुड़, तो सब खरीद ले जाए। ऑर्गेनिक की पहचान तो है नहीं। पहचान तो इसलिए नहीं है कि खुद ही गुड़ बनाते थे, हमारे घर में खुद कोल्हू था, मेरे जी। दादा गुड़ बनाते थे। अब वो पहचान तो हो गई खत्म कि वो गुड़ कैसा है। कैसा है? अब तो ऑर्गेनिक लिखा हुआ टैग मिल जाए, उसी को खरीद लेते हैं। और ये बैक टू बेसिक का नियम है, हमें बैक टू बेसिक आना पड़ेगा। बैक हमें टू। प्योरिटी से जी। ग्रो योर ओन फूड, ग्रो आ, ऑर्गेनिक। आज मेरी गाड़ी में मैंने एक्यूआई लेवल चेक किया तो मेरे शहर का एक्यूआई लेवल 800 के आसपास था आज, जो दिवाली पे 1000 होने वाला है। हम्म। जबकि जबकि अंडर 50 होना चाहिए वो। यानी कि मैं 4 सिगरेट लगातार पी रहा हूँ बिना बुझाए। आप समझ रहे हो मेरी बात को? मेरे लंग्स कितना काम कर लेंगे, लंग्स कितना प्योरीफाई करेंगे, ये कितना? ब्लड बेचारा कितना डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड होता रहेगा बेचारा। मेरी किडनियां फेल क्यों नहीं होंगी? जी जी। आज अगर डॉक्टरों की हॉस्पिटल में मरीजों की कतारें हैं, तो वो इस प्रदूषण के कारण है, और उस प्रदूषण में कहीं ना कहीं फैलाने का हिस्सा मेरा भी है। तो आप जो है समाज में जो है इतना इन्वॉल्व हैं चीज़ों के प्रति, आपने कोविड के लिए लोगों, मैंने देखा कि आप ने कुछ इन्वॉल्व हुए आप किसी जी। उसमें, तो आप इट्स इट्स नॉट लाइक कि आप सिर्फ आर्टिस्ट हैं और आपको पैसे कमाने से मतलब है, नहीं, आप रियल समाज में जाके और जो लोगों की दिनचर्या की जो समस्याएं होती हैं आप उनसे जुड़े हुए हैं। इवन दो कि आपका जो स्तर है बहुत ऊंचा है, आपको कोई इतनी कोई चीजों की वरी करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप उनकी समस्याओं से जुड़े हैं। और ये चीज मेरे को बताती है कि आपके अंदर जो ब्यूटी है वो जो है that sets you apart from different artists। देखिए, जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं है, कुछ और ही होगा, कलाकार नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि अगर मेरे पड़ोसी को समस्या है और मुझे नींद आ रही है, तो अगली बारी मेरी है। तो ऑब्वियसली अब ये उम्र का ये पड़ाव मेरा आ गया, बैक टू बेसिक के साथ साथ पे बैक टू सोसाइटी का भी, कि हमें वी विल हैव टू गिव समथिंग टू Compassion। सोसाइटी, हमें देना पड़ेगा। ये हम। सोसाइटी ने दिया। जब मैं पैदा हुआ तो मेरे तन पे तो कच्ची भी नहीं थी, मैं तो नंगा पैदा हुआ था, आई वाज न्यूड एट द टाइम व्हेन आई बोर्न। बट उसके बाद मेरे तन पे इतने अच्छे अच्छे प्यूमा के टी शर्ट दिए समाज, ये सोसाइटी ने दिए मुझे, ये सोसाइटी का दिया हुआ है। तो आज जो एसेट है, मेरे पापा ने खेत में हल चला रखा है, उसके बाद उन्होंने जॉब किया है, वो एसडीओ बने, और फिर वो दुनिया से फना हुए, तो मुझे एक छोटा सा घर दे के गए। उस घर में जितनी भी चीजें अब मैं लाके रख रहा हूँ, चाहे वो एक गुलदस्ता है, चाहे वो एक गमला है, या कोई भी पॉट या सोफा है, तो मुझे लगता है मुझे समाज ही तो दे रहा है। आज तक तो हो सकता है मेरे फादर साहब दे के गए हो, बट अब तो समाज मुझे दे रहा है, तो अब समाज को लौटाने का भी तो टाइम है ना। जी जी, बहुत। तो माय फादर पास ईयर, तो पिछले 10 साल से जो मैंने ग्रो अप किया वो समाज की सहायता से तो किया है। तो अब समाज को वापस देने का समय है, क्योंकि अगर आप कुछ देके नहीं जाओगे तो फिर आप कंजूस कहलाओगे। वो पैसे की बात नहीं है, चाहे आप अपना कोई अच्छा थॉट भी अगर किसी को दे रहे हो, तो ये भी आपके देने में ही आता है। बहुत बड़ी बात। तो गजेंद्र जी, आप जो हमारे जो फेलो आर्टिस्ट हैं, कितने हरियाणा में जितने आर्टिस्ट हैं और वर्ल्ड में जो आपको देखते हैं, हरियाणवी म्यूजिक बनाना चाह रहे हैं, क्रिएट करना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? क्योंकि देखिए, जब कोई आर्टिस्ट ये सोचता है कि मैं पॉपुलर हो जाऊं, जब वो शुरुआत ही यहाँ से कर रहा है कि मैं पॉपुलर हो जाऊं, तो वो जो है, मुझे नहीं लगता कि वो कहीं सही रास्ते पे बढ़ रहा है। तो मैं सही सोचती हूँ कह रहे दे हैं। नीड गाइडेंस फ्रॉम यू। तो क्या आप उन्हें कहना चाहेंगे? देखिए, क्या ये आपका बहुत बहुत कमाल का क्वेश्चन है। मेरे से किसी पत्रकार ने भी ऐसा क्वेश्चन आज तक जिंदगी में किया नहीं। मैंने सैकड़ों इंटरव्यू दिए हैं, कभी उन्होंने ये क्वेश्चन नहीं पूछा। ये बात आपने समझ ली, इसका मतलब आप बहुत गहरे में कहीं ना कहीं आर्टिस्ट हैं। देखिए, जब भी हम कुछ, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, फिर उसके बाद अपनी बात, आपके क्वेश्चन का जवाब शायद इस बात में आ जाएगा। कि जब ये स्टोरी आपने भी सुनी होगी कि तानसेन के गुरु हरिदास होते थे, बहुत अच्छा गाते थे। अकबर ने कहा कि तानसेन को कि यार तू अपने गुरु का गाना सुना, उन्होंने कहा वो तो आएंगे नहीं जंग। आपने सुनी होगी शायद ये स्टोरी, नहीं जी सुनी होगी तो मैं रिपीट कर देता हूँ, चलिए। जी। क्या हुआ कि तानसेन से अकबर ने पूछा, यार तू जब गाता है ना तो कमाल कर देता है, तेरी जब तू जब वीणा बजाता है और वीणा के साथ तेरा गायन होता है, तो सब कुछ ठहर जाता है। तो तेरे जो गुरु है वो कितना अच्छा गाते होंगे? उन्होंने कहा जी वो तो मेरे से भी अच्छा गाते हैं। तो बोले मुझे, तो बोले सुनवा। बोले जी वो दरबार में तो आएंगे नहीं, वो तो जंगलों में रहते हैं और यमुना के किनारे उनका निवास है, तो हमें ही उनके पास जाके सुनना पड़ेगा। तो अकबर ने कहा कि चलो चलते हैं, वहां सुन लेंगे। बोले जी लेकिन छिप के सुनना पड़ेगा, डिमांड से नहीं सुनाएंगे, वो उनके अंदर संगीत उठेगा तभी वो गाएंगे। तो अकबर और वो तानसेन चले गए। 3 से 6 का समय था।
तो कि आप सुन पा रही है शायद ना, आपकी सारी कहानी सुन पा रही है ना? आवाज में थोड़ी चली गई, तो वो जंगल में चले गए, वहां से रिपीट कीजिए। वो जंगल में चले गए और हरिदास जी जो है वो सो गए। तो रात को तो गाया नहीं उन्होंने, लेकिन जब सुबह के 4 बजे वो दोनों, अकबर और तानसेन दोनों सुन रहे थे ये कि सच्ची क्या पता कहानी है? किस समय। जी, ये सच्ची कहानी है? ये सच्ची कहानी है। अकबर और तानसेन सारी रात उनका वेट करते रहे कि वो गाएंगे, लेकिन उन्होंने सुबह 4 बजे गाना शुरू किया। और जब उन्होंने गाया तो वीणा उठा के तो सब कुछ रुक गया। तो जब उन्होंने गाना रोक दिया तो भी अकबर बैठे रहे झाड़ियों के पीछे ही। तो तानसेन ने उन्हें हिलाया कि महाराज चलो, अब गायन बंद हो गया, अब गुरुजी नहाने जाएंगे। तो अकबर की आंखों में आंसू गिर रहे थे। तो उन्होंने तानसेन से प्रश्न किया कि जब तू गाता है तो सब कुछ रुक जाता है, लेकिन जब तू रुक जाता है तो सब कुछ चलने लगता है। लेकिन ये जो तेरे गुरु ने गाया और जो वीणा वादन किया, वो वीणा उन्होंने रोक दी, लेकिन मेरे तो अंदर अब भी चल रही है वो। ये चक्कर क्या है, ये मसला क्या है? तो मुझे ये समझा, ये अब तक वो गायन मेरे अंदर चल रहा है, मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे। तो तानसेन ने बड़ा कमाल का जवाब दिया। तानसेन ने कहा कि मैं गाता हूं ताकि मुझे कुछ मिल जाए, ताकि मैं कुछ पालूं। मेरा गुरु गाता है क्योंकि उसने पा लिया है। तो जब भी कोई कलाकार कुछ पाने की दौड़ में प्रयास करेगा, तो ऑब्वियसली वो वहीं तक पहुंचेगा जहां तक उसका मन पहुंचा सकता है, दिमाग पहुंचा सकता है, या कोई मनुष्य पहुंचा सकता है। लेकिन जब वो कुछ पा लेगा अपनी इस विद्या में मेहनत करके, रियाज करके, या अपने जुनून से, या डूब के अगर वो कुछ पा लेगा, तो जब वो गायन करेगा, नृत्य करेगा, एक्ट करेगा, संगीत बनाएगा, तब वो वहां जाएगा जहां उसकी आत्मा उसे ले जाना चाहती है, जहां उसे परमात्मा ले जा सकता है, जहां पे असली संगीत नाद जिसे कहते थे गुरु नानक देव जी, एक ओंकार सतनाम, वहां की प्राप्ति वो तभी कर सकता है। तो ठीक है, आजकल बिल्कुल सही कह रहे हो कि बच्चे फेमस होने के लिए आजकल जुगाड़ लगाते हैं कि जो हिट राइटर है उससे पैसे देके गाना लिखवा लिया, हिट हिट म्यूजिक डायरेक्टर उसको पैसे देके म्यूजिक बनवा लिया, हिट सिंगर से गवा लिया, खुद हीरो बन गए। ये बहुत चल रहा है। और लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो ये संगीत है, एक्ट है, या कला है, कला का जो संसार है वो योजनाओं का संसार नहीं है। आप प्लानिंग से नहीं कर सकते इसको। ये तो बहती हुई धारा है, ये तो एक बहती हुई हवा है, नीर है। ये तो प्रकृति के बहुत नजदीक का मामला है। ये तो स्पिरिचुअलिटी का एक अंग है। ये तो परमात्मा ऊपर से देता है तो ये निकलता है। इसको जबरदस्ती निकालेंगे तो मैकेनिकल हो जाएगा। और मैकेनिकल में तो आप एक प्लास्टिक लाइफ जी लेते हो। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे कलाकार होते हैं जो एक समय में तो कमाल के होते हैं, लेकिन उसके बाद वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, गुमनामी जिंदगी जीते हैं, राजेश खन्ना की तरह दारू पी के मर जाते हैं। तो वो इसलिए होता है कि वो एक टाइम पे तो वो कुछ पा लेते हैं, बट उसके बाद उनकी यात्रा बदल जाती है। वो यात्रा अहंकार की, ईर्ष्या की, कंपटीशन की, नीचा ऊंचा दिखने की, दिखाने की, या फिर और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा अनलिमिटेड वैभव या पब्लिसिटी। वो फिर मैं कहाँ पहुंचा था? बहुत ज्यादा पब्लिसिटी की होड़ में। बहुत ज्यादा, हाँ, पब्लिसिटी की, वैभव की, पैसे की होड़ में वो लोग फिर डिप्रेशन को प्राप्त हो जाते हैं। माँ सरस्वती नाराज हो जाती है। देखिए, कला का बाजार हो सकता है, बाजार की कला नहीं हो सकती। वेट वेट, कला का बाजार हो सकता है? बाजार की कला नहीं हो सकती। ओके, वाह, बहुत गहरी बात हो गई है। तो सर जी, आप इतने मतलब स्पिरिचुअल हैं, आप इतने स्पिरिचुअल हैं कि यू नो कलाकार के साथ में आप, आपके अंदर एक अमेजिंग स्पिरिचुअलिटी है, और आई थिंक दिस इज समथिंग वेरी यूनिक इन यू। आई डोंट थिंक कि कोई कलाकार अपनी कला से, अपने अंदर की ब्यूटी से इतना जुड़ा होगा जितने आप जुड़े हैं। तो मैं बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट करती हूँ आपका टाइम। सच्ची बताऊं, आई एम लर्निंग अ लॉट, आई एम लर्निंग अ लॉट। थैंक यू, मैं भी सीख रहा हूँ। जब कोई चीज मुफ्त में मिल रही हो तो समझ जाना चाहिए। ऐसी है आपकी कुछ लाइनें हैं यूट्यूब में मैंने सुनी।
समझ क्या जाना चाहिए? मतलब मैं ये कहना चाह रहा था कि जब भी आपको कुछ निशुल्क या बिना प्रयास किए मिल रहा हो तो आप समझ जाइए कि वो आपके वो आपके अंदर का जो लोभ है वो उसकी पूर्ति के लिए आ रही है। आपकी मन की दशा को संतुष्ट जो चीज करेगी ना, आप ये मान लीजिए वो क्षणिक होगी और आपको लॉन्ग रन में नुकसान दे के जाएगी। ये सीधे ऐसे ही है कि दो रास्ते हैं। एक रास्ता है बहुत साफ सुथरा और एक पथरीला है। और जो साफ सुथरा रास्ता है हम उस पे गाड़ी दौड़ा लेते हैं, आगे जाके पता लगता है कि टोल आ गया। ये तो टोल रोड था साहब, पैसे देके निकलना पड़ेगा। तो तो जो जो आसान सुलभ और फ्री दिखता है वो आगे जाके बहुत बड़ी कॉस्ट मांगता है। जो उसमें मेरा कटाक्ष था वो इंटरनेट के ऊपर था। आपको अच्छा, अंबानी ने आपको इंटरनेट फ्री दिया, समझ ठीक गई। है। दो जी। 2 GB डाटा फ्री। अब 2 GB डाटा के साथ क्या क्या आया? 2 GB डाटा के साथ फेसबुक आया, व्हाट्सएप आया, इंस्टा आया, टिकटॉक आया और उन्होंने हमें गुलाम बना लिया। जी, जी, अब बिल्कुल। हम फेसबुक पे कोई चीज देख, अब हमने अब हमारी जो सोशल लाइफ हो गई वो सिर्फ सोशल मीडिया रह गई। अब हम सोशली हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है, फेसबुक पे 5-5 हजार फ्रेंड है, पड़ोसी से बातचीत बंद है। बंद है। जी, जी, बिल्कुल। ये सोशल मीडिया ने हमें एक तरह से एंटी सोशल कर दिया है। मतलब मेरे पड़ोस में अगर हमारे शिवराणा साहब की माता जी का देहांत हुआ है वो मुझे फेसबुक से पता चला। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, उनके उनके साथ ही था मैं आज। वो बहुत अच्छे कलाकार भी हैं। उनके पिता का देहांत हुआ, ये बात जब सुबह मैंने वॉशरूम में अपने मोबाइल खोल के फेसबुक खोला तो फेसबुक से पता लगा कि उनके पिताजी चल बसे। और जब मैंने उन्हें फोन किया कि भाई क्रिमिनेशन हो तो नहीं किया ना, गांव चले गए, बोले जी क्रिमिनेशन तो हो गया, मतलब दाह संस्कार हो चुका था उनका, मैं पहुंच भी नहीं पाया। हम लोग सूचना गिरावट के सबसे बड़े दौर से गुजर रहे हैं, सबसे बड़े दौर से, जहां पे आज जहां एक तरफ आ, 5G है, जहां एक तरफ 5G है जो कि बहुत शीघ्रता की बात करता है। 5G है जी और यहाँ ही आप कह रहे हैं कि हम सूचना के बहुत ही निम्न स्तर से गुजर रहे हैं। तो देखिए जी। कितना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन हो गया हमारी खुद की सोसाइटी में। आप खुद ही विटनेस कीजिए और जो भी मेरे दर्शक हैं आप खुद सोचिए। ये बात सिर्फ इंटरव्यू की नहीं है, ये बात है अंतर्मन की। आप अपने अंदर में इस चीज को डालिए कि क्या रहा है हमारी सोसाइटी में। तो इन देखिए सब पहले हमारे पास घड़ियां नहीं होती थी लेकिन वक्त सबके पास था, बड़े बूढ़ों के साथ बैठने का, बात करने का, सुनने का। फिर उसके बाद क्या हुआ कि घड़ियां आई, रेडियो आया। रेडियो से क्या हुआ कि जो बैठ के 40-40 लोगों की होती थी हुक्के पे, वो 10-20 की सिमट के रह गई। फिर टीवी आया, वो बैठ के 10 से सिमट के सिर्फ परिवार परिवार 5 लोगों की रह गई। टीवी के बाद आपके पास इंटरनेट आया। जी। अब फिर आप मेरी अकेले वाइफ रह अपने गए। मोबाइल पे अब मेरी वाइफ अपने मोबाइल पे व्यस्त है अपने रूम में, मैं आपके साथ मोबाइल पे लाइव कर रहा हूं और मेरा बेटा तीसरे रूम में बैठा हुआ पबजी खेल रहा है। जी, जी। आपका अब ये ये गिरावट राम नहीं है तो और क्या कहानी, है? ये राम कहानी सर, ये हर घर की कहानी है। इंटरनेट ने हमें मुझे पता है। इतना अलग कर दिया है और खुद अपने आप से भी अलग कर दिया है। देखिए ये सूचना की और ग्लोबलाइजेशन की एक बाढ़ है जिसमें गंदा पानी ज्यादा बह के आ गया है, कीचड़ ज्यादा बह के आ गया है और हम उस कीचड़ को ही पीने के लिए मजबूर हैं, सर क्योंकि वो कीचड़ हमने ही तो बुलाया है। सॉल्यूशन क्या जी है? आप क्या सोचते हैं हाँ। प्रोस्पेक्टिव सॉल्यूशन क्या होगा? जी देखिए, मुझे सर्वाइकल हो गया और जब मुझे सर्वाइकल में चक्कर आने लगे तो डॉक्टर ने कहा कि लेट के मोबाइल देखना बंद करो। अब जब मजबूरी हो गया तो साहब लेट के मोबाइल देखना बंद हुआ। फिर उसके बाद मुझे सिर दर्द हुआ, डॉक्टर ने कहा कि मोबाइल कान के लगाना बंद करो, तो मैंने फिर ये ईयरबड्स ले लिए। सर ये दीज आर आल्सो जब ये रस जब मेरे कान में दर्द जब मेरे कान में दर्द होना शुरू होगा तब क्या मैं कोई नाक में लगाने का इंस्ट्रूमेंट लाऊंगा? नहीं। तब मुझे, देखिए क्या है कि पड़ेगा और आमने सामने लोगों से बात करनी पड़ेगी। जी मैं वही कहना चाह रहा हूं कि आपको आमने सामने आना पड़ेगा। आज हम शुभ रात्रि दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स कह के अपनी जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। हम फोन करके अपनी बहन से ये नहीं पूछते हो कि बहन क्या रहा, जीजा ठीक है कि नहीं है, मौसी ने खाना खाया कि नहीं खाया, या भांजे को बुखार था अब क्या हालत है। ये मेरे साथ भी है। मैं अपनी बहन का हालचाल नहीं पूछ पाता हूँ बहुत बहुत दिनों तक,
क्योंकि मोबाइल्स ने आदमी से आदमी की दूरी तो कम की है, लेकिन भौतिक दूरियां जो है ना वो तो घटाई है, लेकिन मन से मन की दूरी, आत्मा से आत्मा की दूरी को बहुत बढ़ा दिया है। आज अमेरिका में बैठा हुआ मेरा दोस्त मुझसे लाइव चैट तो कर लेता है, लेकिन वो साल में 2 ही बार कर पाता है। जी जी बिल्कुल, मैं बहुत सहमत हूँ आपकी बात से। है अगर आपको ना? है तो मैं आपको एक बताती हूँ, आयुर्वेदा में अगर आपको सर्वाइकल है तो आप प्लीज, जो बेड है, बेड पे लेटते हैं आप तो उसमें गर्दन आप बेड से नीचे लटकाइए। आप रोज 5 मिनट ऐसा कीजिए, आपको 30 दिन में आपको बहुत आराम मिलेगा, आपको गर्दन से जी। ज्यादा आराम मिलेगा। मैंने आयुर्वेदा में ये लर्न किया था केरला में, जब मैं अपनी ट्रेनिंग के दौरान थी। आपको 30 दिन रोज करना जी, पड़ेगा, 5 मिनट, आपको काफी आराम मिलेगा। मैं बिल्कुल करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी मेरे को सलाह दी और ये मैं आज से ही शुरू करूंगा। जी बिल्कुल। सर आई नो लेकिन आपका। मेरा एक गाना था, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। जी मेरा एक गाना था भाइयों, पहले कैसा हमारा हरियाणा था, उसमें ये गाना आज से 10 साल पहले मैंने गाया था। तो उस गाने में ये मोबाइल और ये सब, ये जो उस टाइम तो इंटरनेट नहीं आया था, सीडी का दौर था। तो उस टाइम मैंने ये गाना, मैं गाने में ये चिंताएं जाहिर कर दी थी। इबान का मंडेरे काग बोलता नहीं, कौन आवे मेहमान भेद खोलता नहीं। इब आ गए मोबाइल, गया बदल स्टाइल, चिट्ठी पत्री का इब आना जाना ना रहा। भाइयों पहले कैसा हमारा हरियाणा ना रहा, दूध दही देसी घी का आड़ा खाना ना रहा, ना ये कोल्लू जलैर कुए रेट, ना पैर गड़बुड़ दा घुंगरू बजाना ना रहा। इब गांव के स्कूल में ना बालका की फौज, खुली दुकान प्राइवेट, बढ़िया बस्ते का बोझ। इब पोता जावा लाके टाई, खुश अनपढ़ ताई। पोता जावा लाके टाई, खुश अनपढ़ ताई। इब तख्ती का पोतड़ा पुताना ना रहा। भाइयों पहले कैसा हमारा हरियाणा ना रहा। तो हम्म। पहले ये समस्याएं हमने हमने जाहिर कर दी थी। आप 10 साल आगे चल रहे हैं, तो मतलब आप जो अभी लिख रहे हैं वो 10 साल के आप देख सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। आप ऑलरेडी उस सिचुएशन को भांप सकते हैं। सर अभी मेरा 4 दिन पहले भी एक गीत आया है जो मैंने लिखा है और यूट्यूब पे, गांव की हवा। वो मैंने अपने, हमारी जो अब सिचुएशन हो गई है, हमने एयर कंडीशनड घर, सेंट्रल एसी घर ले लिए हैं। आपका घर भी मुझे पता है सेंट्रल एसी होगा। सर आई डोंट लाइक इट, मुझे खुली हवा बहुत पसंद है। जी, हवा में वहां पे एक्यूआई लेवल अच्छा है तो आप उसको प्रेफर कर भी सकते हैं। लेकिन इंडिया में तो चारों तरफ से बंद घर हैं, एसी लगे हुए हैं, जी और जी गर्मियों में तो खासकर बिल्कुल। घर खोलते नहीं हैं हम। तो उस पे भी मेरा एक गीत अभी गांव की हवा आया कि कैदी से बन गए घर में, यो कैसा चढ़ा मकान, घर में ही कैद होके रह गए हैं, एक रूम में ही सारा दिन मोबाइल पे देखते देखते बिता देते हैं, एक रूम में जी। क्योंकि सूचना हमें घर बैठे मिल रही है। जी जी। और ये पहले बीमारियों सूचना के का, लिए पड़ोसी के पास जाना पड़ता था। हाँ, बीमारियों का घर हमने घर में ही बना लिया है। जी पहले बिल्कुल बिल्कुल। टॉयलेट करने भी जाते थे तो बाहर जाते थे घर, अभी क्या हो गया, बेडरूम में टॉयलेट हो गया, कहीं जाना ही नहीं है जी, बिल्कुल मरीज बने पड़े हैं। वो हमारे गांव के एक दादाजी आ गए, तो उनके उन्होंने देखा कि बड़ा अजीब सा माहौल है, तो उन्होंने कहा कि भाई लोटा दे दो, मैं जैसे बाहर घूमने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा जी आप सेक्टर में आए हो तो यहाँ पे लोटा नहीं चलता, घर के अंदर ही करना पड़ता है। बोला घर के अंदर कैसे करेंगे? बोला तो अटैच टॉयलेट है। बोला अरे तो बड़ा गलत है। चलो उसने जैसे तैसे किया। रात को डिनर का टाइम हुआ तो उसने कहा चलो भाई सारे परिवार को बुला लो, घर बैठ के खाना खाते हैं अपन। तो उसके पोते ने कहा दादा सारे जालिए, मैं तो तेरे खातिर रुक रहा हूँ, और जंगला में एक ढाबा खुला है नया, उड़ा रोटी खावांगे यार सारे, तेरे आने की खुशी में। बोला वाह बेटे, नो तुमने वैल्यू। बहुत तगड़ी। हाँ उसने कहा बेटा ये तो तुमने बहुत बढ़िया प्रगति करी, जो बाहर करने का काम हो घरा करने लग रहे हो, जो घरा करने का काम हो बाहर करने लग रहे हो। तो एक समय था जब बूढ़ी घर के बाहर बैठती थी ताकि कोई कुत्ता बिल्ली ना बढ़ जाए। आजकल कुत्ता घर के बाहर ना बांधे, कभी कोई मानस ना बढ़ जाए। सब उल्टा हो चुका है। बिवेयर ऑफ डॉग, कुत्तों से सावधान घर के आगे लिखवाते हैं। ओह गॉड। बहुत ही फनी हो गया ये तो। तो हम लोग ना गिरावट गिरावट के दौर पे चल रहे हैं, हम सर लोग ये कहाँ गिरावट में हैं। रुकेगा? सर ये कहाँ रुकेगा? क्या हमें हर एक पर्सन को वो फील करना पड़ेगा, बीमारी, डिजीज का हो रहा डिस्कम्फर्ट, है वो मिजरी? हो रहा है वो वो जब हम हो रहा है। feel करेंगे पांच कि रुपए किलो का 5 रुपए किलो का आलू अगर मैं ऑर्गेनिक चिपका हुआ 40 रुपए में ले रहा हूं, तो आप समझिए कि वो समझ में आ चुका है हमारी गिरावट। वो गिरावट समझ आपको आपको अगर मैं अभी दिखा सकता, लेकिन इंडिया में रात है तो हमने अपने किचन गार्डन में
चने लगा रखे हैं, सरसों लगा रखी है, ताकि इन सर्दियों हम सरसों काट के उसका साग बनाएंगे, और ये हर साल मेरी माँ बनाती है, और चने की चटनी रोज बनती है। वाह। तो ये हो चुका है, जहां भी मिट्टी मिले। अपने गमलों में हमने एलोवेरा बो रखी है, अपने गमलों में हमने छोटे छोटे दाने डाल के गेहूं के, ताकि जवारा पी सके। ये हो रहा है, अब हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि हम सफर हो चुके हैं। मेरे फादर साहब कैंसर से गए, मेरी दादी कैंसर से गई। आयुर्वेदा में हम कहते हैं कि सिर्फ हम अपना फूड ही डाइजेस्ट नहीं करते, हम अपनी थॉट भी डाइजेस्ट करते हैं। एंड समटाइम जो हमारे आसपास हो रहा होता है या जो हमारे साथ हुआ हुआ होता है पास्ट में, वो हमारी बॉडी कई बार डाइजेस्ट नहीं कर पाती, और वो अनडाइजेस्टेड थॉट वो रह जाते हैं, हमारी बॉडी को याद रहते हैं सालों साल तक। मैं तो इस चीज में बहुत बिलीव करती हूँ कि आपको अगर हीलिंग चाहिए तो आपको सबका रहन सहन, आपका आचार व्यवहार, सब कुछ बदलना हीलिंग है, वो तभी आ पाएगी। सिर्फ ये आप बहुत कीमती बात कही है आपने। यू कैन हैव द ऑल ऑर्गेनिक फूड दैट यू वांट, बट जब तक आपका आपके जो विचार हैं, जो यहाँ चलता है, ये जो 12 जो इंच की 12 या 15 इंच की जो जर्नी है दिमाग से दिल तक या दिल से दिमाग तक, जब तक ये आदमी इसको तय करना नहीं जानेगा ना, वो बीमारियों से भाग नहीं सकता, बीमारियों से बच नहीं सकता, और कोई भी हो सकता है वो सही कह रहे हो आप। हमें मानसिक दूसरा कुछ करना पड़ेगा। जी जी। और उसके लिए जी। मेडिटेशन बहुत ज्यादा जो है हेल्प करता है। अगला जो सेगमेंट है उसे है रैपिड फायर राउंड, और इसमें हम्म। जो है आप उस वर्ड से कैसे रिलेट होते हैं उससे पता चलेगा। रेडी? जी। ऑर्गेनिक। जीवनचर्या का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा। सिर्फ वन वर्ड सर। भाईचारा। वन वर्ड में कैसे जवाब दूं मैं? एक भाईचारा। वाक्य तो मुझे चाहिए। चलिए आपको मैं एक वाक्य देती हूँ। ठीक है, जुगाड़, हरियाणा। खेत। मारे। योगा। उसी से होगा। सर्वाइकल। पेन। भाईचारा। इतिहास। जी बहुत बढ़िया। कुछ और अपने व्यूअर्स को कहना चाहते हैं तो प्लीज। बस आप इसी तरह से आशीर्वाद बनाए रखिए, और मेरे लिए दुआएं कीजिए कि मैं ना केवल शारीरिक और मानसिक व्याधियों से ऊपर उठूं, बल्कि हरियाणा में माँ बोली कि जो सेवा मैं करना चाहता हूं असल में, और जो मेरे अंदर का सच्चा कलाकार, जो अभी तक जिसने पीक को प्राप्त नहीं किया, अभी अपनी पीक पे नहीं आया है, बस वो जल्दी से आए, ताकि मैं सोसाइटी को और भी कुछ गंभीर चीजें और समय सामयिक और आत्मा की चीजें उनको दे सकूं। इसके लिए मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अभी ये कलाकार संघर्षरत है आत्मा के तल पे गाने के लिए, जो अभी तक आया नहीं है। बस मैं हृदय के तल पे गाना चाहता हूँ, जिस जिस तल पे कबीर गाते थे, नानक गाते थे, जिसपे रहीम गाते थे, गरीबदास गाते थे। तो बस वो तल आ जाए। आस्क एंड इट विल बी गिवन। तो आपने यूनिवर्स से ये चीज आस्क करी है, आपने इतना साहस किया है कि आपने मुंह खोल के बताया है कि आपको ये चीज चाहिए, आपको हृदय के सतह से गाना है, तो जरूर आपको मिलेगी। इट्स कमिंग टू यू। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। लॉ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। जी जी, वही वही बात। अरे व्यूअर्स के सुना दीजिए उन्हें, उनका दिल खुश हो जाएगा, और मेरा भी। मेरा अभी एक गाना आ रहा है, सेक्टर वाली कोठी में नहीं लगता जी, मैं वही आपको गुनगुना देता हूँ। जी या मैं अमेरिका से रिलेटेड मेरा एक गाना आ रहा है, मैं वो गाना सुनाऊं? बिल्कुल बिल्कुल। वो गाना अभी लॉन्च होने वाला है 15-20 दिन में। अच्छा। यस। के मन कहेगी थी खत्म रे, तू मारगी थी काटा, मारे दिल वाली बस्ती में करगी सन्नाटा रे, तू छोरी थी फरोड, इब कौन है तेरी लोड, वे माड़े थे जो हमने रे माड़ा सोच गए, तू रहेगी रे तू रहेगी रे तू रहेगी रे, सकुटी न्यू गांव में हंडाती, देख तेरे यार अमेरिका पहुंच गए, रे तू रहेगी रे तू रहेगी रे, सकुटी न्यू गांव में हंडाती, देख तेरे यार अमेरिका पहुंच गए। ये मेरा गीत अभी आने वाला है, तो आपको अच्छा लगेगा। बहुत बढ़िया, मुझे तो ऑलरेडी बहुत अच्छा लग रहा है। सर जी थैंक यू सो मच, आप आए लाइव और आपने अपना वक्त हमें दिया। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू वीडियो। आपके नए संगीत के लिए मैं चाहती हूँ कि आप सारे जो है मुकाम ऊंचे प्राप्त करें अपने कैरियर में, और आप जी हमेशा स्वस्थ रहें, और योगा जरूर करिए और आयुर्वेदा को ट्राई कीजिए। जी जी। थैंक यू सर। धन्यवाद। राम राम।
बहुत धन्यवाद। राम राम जी।